आज हम इसमें देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, जैसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, और कोठारी आयोग। दौलत सिंह कोठारी इसके अध्यक्ष थे, उनके नाम पे कोठारी आयोग कहा जाता है। शिक्षा आयोग का परिचय 1964-66। भारतीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, को भारत में शिक्षा आयोग के इतिहास में छठा आयोग था ये, और आज़ादी के बाद का यह तीसरा आयोग था। शिक्षा उन क्षेत्रों में से एक थी जहां कई समस्याएं थी जिनके तत्काल समाधान के लिए हमारे प्रयासों की आवश्यकता थी। सरकार इस स्थिति से पूरी तरह अवगत थी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार ने स्वतंत्रता के बाद दो आयोगों का गठन किया था, किंतु समस्या जस की तस रही, इसलिए पुनः एक नया आयोग कोठारी आयोग का गठन करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद कोठारी आयोग से पहल विश्वविद्यालय आयोग और मुदालय आयोग की सिफारिशें आ गई थी और उनका गठन किया जा चुका था। कोठारी आयोग की नियुक्ति भारत सरकार की 14 जुलाई 1964 के संकल्प के प्रावधान के अंतर्गत की गई थी। आयोग में भारत और विदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित शिक्षाविद शामिल थे। इसमें कुल 17 सदस्य थे, जिनमें 14 सदस्य, एक सदस्य सचिव, एक सह सचिव थे। यूजीसी के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, इसलिए इसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जे.पी. नायक, शिक्षा योजना प्रशासन एवं वित्त विभाग के प्रमुख। गोखले राजनीतिक अर्थशास्त्र संस्थान पुणे को आयोग का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया। जे.एफ. मैकडॉगल, सहायक निदेशक, स्कूल और उच्च शिक्षा विभाग, यूनेस्को, एसोसिएट सचिव के रूप में। आयोग के सदस्यों में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान और रूस से 5 शिक्षाविद शामिल थे, यानी जो आयोग में 5 विदेशी सदस्य भी थे। डॉक्टर वी.एस. झा, पूर्व निदेशक, कॉमनवेल्थ एजुकेशनलाइजेशन यूनिट, लंदन। श्री एम.एच. एल्विन, निदेशक, शिक्षा संस्थान, लंदन विश्वविद्यालय। प्रोफेसर रोजर रेवेल, डीन रिसर्च, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। श्री प्रोफेसर सदातोशी इहारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संकाय, वासेदा विश्वविद्यालय, टोक्यो। प्रोफेसर सोम ओस्की, निदेशक, कार्यप्रणाली विभाग, उच्च निदेशक और विशेष माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय, मॉस्को, और भौतिकी प्रोफेसर, मॉस्को विश्वविद्यालय। श्री जीन थॉमस, शिक्षा महानिरीक्षक, फ्रांस तथा पूर्व में यूनेस्को के सहायक निदेशक। आयोग की अनूठी विशेषता, पहली ये थी कि शिक्षा आयोग की अनूठी विशेषता थी कि पहले के सभी 5 आयोगों ने समग्र शिक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, बल्कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित किया। लेकिन इस आयोग को अपनी जांच शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों या पहलुओं तक सीमित नहीं रखनी थी, बल्कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की व्यापक समीक्षा करनी थी। आयोग की दूसरी विशेषता थी कि उसका मानना था कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रिपोर्ट के हर पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इससे पहले कभी भी शिक्षा को राष्ट्रीय सम्मान का ऐसा स्थान नहीं दिया गया था, और इससे पहले कभी भी इसे राष्ट्रीय सम्मान की धुरी के रूप में नहीं देखा गया था। आयोग की तीसरी विशेषता थी कि आयोग की अंतर्राष्ट्रीय संरचना, यह भी महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा अनिवार्य रूप में भारतीय अनुभव, संस्कृति और स्थानीय परिस्थितियों से उभर कर आती है, लेकिन चूंकि शिक्षा मानव जाति की सामान्य खोज बनी हुई है, इसलिए अन्य देशों के शिक्षाविदों और वैज्ञानिकों के अनुभव और सोच को आकर्षित करना और शैक्षिक रूप से उन्नत देशों में न्यूनतम विकास का लाभ उठाना लाभदायक पाया गया। इस प्रकार आयोग में 7 भारतीय सदस्य और 5 अन्य शामिल थे। जापान, फ्रांस, यूके, यूएसए और रूस से एक-एक। इसके अलावा दुनिया के विभिन्न देशों से 20 सलाहकार उपलब्ध थे। संदर्भ की शर्तें, यानी किस चीज़ पे आयोग ने अपनी रिपोर्ट करनी है। आयोग शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप तथा सभी स्तरों पर तथा अन्य सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के लिए सामान्य सिद्धांतों और नीतियों पर सरकार को सलाह देगा। हालांकि उसे चिकित्सा या कानूनी शिक्षा की समस्याओं की जांच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन समस्याओं के ऐसे पहलू पर विचार किया जा सकता है जो इसकी
व्यापक जांच के लिए आवश्यक है। यानी शिक्षा और कानूनी शिक्षा इसके कार्यक्षेत्र से बाहर थे। रिपोर्ट तैयार करना। आयोग ने अपना काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर शुरू किया, यानी 2 अक्टूबर से। इसने देश में शिक्षा की विभिन्न समस्याओं के अध्ययन के लिए 12 कार्यबल और 7 कार्य समूह गठित किए। इसमें सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित लगभग 9,000 पुरुषों और महिलाओं, शिक्षकों, वैज्ञानिकों, उद्योगपतियों और विभिन्न क्षेत्र से विद्वानों के विचारों को लिया गया। आयोग ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्कूलों का दौरा करने में लगभग 100 दिन बिताए और शिक्षकों, शिक्षाविदों, प्रशासकों और छात्रों के साथ विचार विमर्श किया। इसने 24 ज्ञापन और नोट्स प्राप्त किए और उनकी जांच की। आयोग ने 21 महीने तक काम किया और जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। आयोग की रिपोर्ट शिक्षा पर एक उत्कृष्ट दस्तावेज है। अपनी रिपोर्ट में आयोग ने यह दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा राष्ट्रीय विकास का सबसे शक्तिशाली साधन है। आयोग की रिपोर्ट को उचित रूप से शिक्षा और राष्ट्रीय विकास शीर्षक दिया गया। यानी जो इनका प्रतिवेदन था, इन्होंने शिक्षा और राष्ट्रीय विकास के नाम से उस प्रतिवेदन को दिया है। आयोग की रिपोर्ट को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, सामान्य समस्याओं से निपटें। खंड 2 है विभिन्न चरणों और विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा से संबंधित समस्याएं। खंड 3 आयोग द्वारा सुझाई गई विभिन्न सिफारिशों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित है। और खंड 4 है, इसमें पूरक पेपर शामिल है। आयोग की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट में प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम 3 व्यापक श्रेणी में आते हैं। शिक्षा प्रणाली का आंतरिक परिवर्तन, ताकि इसे राष्ट्र के जीवन, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जोड़ा जा सके। नंबर 2, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, ताकि प्राप्त मानक पर्याप्त हों, निरंतर बढ़ते रहें और कम से कम कुछ क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय बने। यानी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने जो एजुकेशन उसकी तुलना कर सकें। नंबर 3, मानव शक्ति की आवश्यकताओं के आधार पर व्यापक रूप से शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार तथा शैक्षिक अवसरों की समानता पर जोर। ये 3 प्रमुख बिंदु आयोग की रिपोर्ट में थे। यह प्रथम आयोग था जिन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपनी सिफारिशें दी। इनकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में ये सिफारिशें हैं। नंबर 1, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास, पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के लिए राज्य और जिला स्तरीय केंद्र स्थापित हों। नंबर 2, प्री प्राइमरी शिक्षा केंद्र की स्थापना और संचालन में निजी उद्यमी भी आ सकते हैं। नंबर 3, बच्चों के पाली केंद्र शिशु अवस्था से औपचारिक स्कूली शिक्षा तक बच्चों के सुचारू संक्रमण के लिए। नंबर 4, राज्य की भूमिका क्या होगी इसमें? शिक्षक प्रशिक्षण, अनुसंधान सामग्री और शोध की तैयारी राज्य केंद्र स्थापित करे। आयोग की प्राथमिक शिक्षा के बारे में सिफारिशें थी। प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, उपयोगी नागरिक तैयार करना हो। और दूसरा, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। 5 से 7 वर्ष की प्रभावी शिक्षा, बर्बादी और ठहराव में कमी होनी चाहिए। नंबर तीसरा, लघु व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जो छोटे बच्चे हैं इनके लिए लघु व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाए। यूनिवर्सल स्कूल, घर से 1 से 3 मील की परिधि में स्कूल होना चाहिए बच्चे का। और 5वां, सार्वभौमिक नामांकन, यानी प्रथम श्रेणी में अधिकांश छात्र 5 से 6 या 6 से 7 वर्ष के आयु के होने चाहिए और पूर्व पंजीकरण शुरू किया जाना चाहिए। और निम्न से उच्च प्राथमिक स्तर तक संक्रमण 100% होना चाहिए। सार्वभौमिक अवधारण, प्रथम श्रेणी में अव्यय और ठहराव को कम करना हुआ और अन्य वर्गों में अव्यय और ठहराव को कम करना। 11 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे स्कूल न जाते हों उनको अनौपचारिक साक्षरता कक्षाएं, अंशकालिक शिक्षा दी जाए। लड़कियों के लिए प्राथमिक शिक्षा आवश्यक हो, गुणवत्ता में इनमें सुधार होना चाहिए। कोठारी आयोग ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में जो दोष बताए हैं। नंबर 1, कृषि को अपर्याप्त महत्व, यानी कृषि को महत्व नहीं दिया गया है। नंबर 2, बहुत अधिक शैक्षणिक, यानी जो किताबों से संबंधित है, रटने वाली विद्या है ये है। नंबर 3, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण से संबंधित नहीं है। विभाजनकारी प्रवृत्तियों और जातिगत राजघरानों से संबंधित चरित्र निर्माण के लिए कोई महत्व नहीं।
और छठा, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए इनमें स्थान नहीं दिया गया है। तो कोठारी कमीशन ने तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा में ये 6 दोष बताए और उनको दूर करने के उपाय के लिए ये सिफारिशें दी। कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशें: शिक्षा और राष्ट्रीय उद्देश्य। मनुष्य और समाज को बदलने में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका है। इसे पूरी तरह से सुधारा जाना चाहिए और लोगों के जीवन, जरूरतों, आकांक्षाओं से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सके। शिक्षा को जोड़ने के लिए आयोग ने निम्नलिखित उद्देश्यों की सिफारिश की: उत्पादकता में वृद्धि, नंबर दूसरा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, नंबर 3 शिक्षा और आधुनिकीकरण, नंबर 4 सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। उत्पादकता में वृद्धि। आयोग ने सुझाव दिया कि राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षा और उत्पादकता को जोड़ने के लिए भारतीय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। नंबर 1 विज्ञान शिक्षा। विज्ञान शिक्षा और संस्कृति का मूल घटक है, इसलिए इसे स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए। नंबर 2 कार्य अनुभव। मैनुअल कार्य के मूल्य को विकसित करने के लिए आयोग ने स्कूली शिक्षा में कार्य अनुभव को शामिल करने की सिफारिश की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग। उद्योग, कृषि और व्यापार में तकनीकी कार्यों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आईईसी ने स्कूल पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को शामिल करने की सिफारिश की। शिक्षा का व्यवसायीकरण। इससे ने यह भी कहा कि व्यवसायीकरण से शिक्षा का उत्पादकता के साथ निकट संबंध स्थापित होगा। शिक्षा का और राष्ट्रीय उद्देश्य यानी सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। दूसरा है इसका, आयोग के अनुसार सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आयोग ने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की। कॉमन कॉमन स्कूल सिस्टम (CSS) या SDA स्कूल शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का एक शक्तिशाली साधन बनाने के लिए सार्वजनिक शिक्षा की कॉमन स्कूल प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, यानी सभी के लिए एक जैसे स्कूल होने चाहिए। सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा योजना शिक्षित और अशिक्षित बुद्धिजीवियों और आम जनता के बीच की खाई को पाटने के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा यानी NSS, NCC, ACC, स्काउट और गाइड को स्कूली शिक्षा का अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, जिससे कि इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना आए। भाषा नीति। भाषा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण का मजबूत आधार होती है। विद्यालयों में मातृभाषा, हिंदी एवं अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं को पढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रावधान किए जाने चाहिए। चौथा, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना, अपनी संस्कृति को विरासत की समझ विकसित करके तथा दृढ़ आस्था पैदा करना। नंबर 3 शिक्षा और आधुनिकीकरण प्रक्रिया में तेजी। ज्ञान और उन्नति के साथ तालमेल बनाए रखें। वर्तमान समाज विज्ञान आधारित समाज है। वर्तमान स्थिति ने ज्ञान के विस्फोट के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान में जबरदस्त प्रगति की है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का एक मुख्य कार्य ज्ञान की इस प्रगति के साथ तालमेल बनाए रखना है। सामाजिक परिवर्तन के साथ तालमेल बनाए रखें। आधुनिक समाज की एक और विशेषता तेजी से होने वाला सामाजिक परिवर्तन। परिवर्तन की स्थिति में स्कूल को महत्वपूर्ण परिवर्तनों से अवगत रहना है, तो उसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। शिक्षा का व्यवसायीकरण। एक शिक्षा प्रणाली जो खुद को लगातार नवीनीकृत नहीं करती वो पुरानी हो जाती है और प्रगति में बाधा डालती है। आधुनिकीकरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए आईईसी अर्थात इंडियन एजुकेशन कमीशन का मानना है कि व्यावसायिक विषयों, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को छात्रों में सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास पर जोर देना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें की। केंद्र और राज्य सरकारों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा अनुशंसित तर्ज पर अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण के तहत सभी संस्थानों में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा शुरू करने के लिए उपाय अपनाने चाहिए। सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को विकसित करने के लिए समय सारणी में कुछ अवधि प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा सामान्य शिक्षकों द्वारा दी जानी चाहिए।
नंबर तीसरा, विश्वविद्यालय के विभागों को विशेष रूप से उन तरीकों से चिंतित होना चाहिए जिनसे इन मूल्यों को बुद्धिमानी और प्रभावी ढंग से सिखाया जा सके और छात्रों को और शिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए विशेष साहित्य तैयार करना चाहिए। शैक्षिक संरचना और मानक। आयोग ने शिक्षा के एक नए संरचनात्मक पैटर्न की सिफारिश की। नई शैक्षिक संरचना इस प्रकार होनी चाहिए: 1 से 3 वर्ष की पूर्व विद्यालय शिक्षा, 7 से 8 वर्ष की प्राथमिक अवस्था, जिसे 4 या 5 वर्ष की निम्न प्राथमिक अवस्था तथा 3 या 2 वर्ष की उच्च प्राथमिक अवस्था में विभाजित किया जाता है। निम्न माध्यमिक स्तर की 3 या 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा या 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर 2 वर्ष की सामान्य शिक्षा या 1 से 3 वर्ष की व्यावसायिक शिक्षा कुल का 50% व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत होगा। प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम के लिए 3 वर्ष या उससे अधिक की उच्च शिक्षा अवस्था, जिसके बाद द्वितीय या शोध डिग्री के लिए अलग-अलग अवधि के पाठ्यक्रम होंगे। डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होना चाहिए। शिक्षा की आयु संरचना अर्थात किस आयु में बच्चों को किस कक्षा में होना चाहिए, इसका अर्थ है कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। पहली सार्वजनिक बाह्य परीक्षा स्कूली शिक्षा के प्रथम 10 वर्षों के अंत में होनी चाहिए। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होने चाहिए: उच्चतर विद्यालय जो 10 वर्ष का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 11 या 12 वर्ष का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालयों से स्थानांतरित करके माध्यमिक विद्यालयों में शामिल किया जाना चाहिए। कक्षा 11 और 12 को मिलाकर एक नया 2 वर्षीय उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। आयोग को विश्वविद्यालय स्तर की पुनर्गठन का सुझाव दिया गया है। इस स्तर पर आयोग ने 3 वर्षीय डिग्री का समर्थन किया है, यानी जो डिग्री हो 3 वर्ष की हो। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन, इसे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार करें। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि बढ़ाकर 2 वर्ष की जाए। शिक्षा का व्यावसायीकरण भी करना चाहिए। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI शुरू करना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कृषि और उद्योग के पाठ्यक्रम भी तैयार करें और पैरामेडिकल और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। सचिवालय कार्य के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें और गृह विज्ञान जो है उसके लिए भी पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को तैयार करना चाहिए। इस आयोग ने त्रिभाषा फार्मूला भी दिया, जिसमें पहली थी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम, और दूसरा उच्च या निम्न स्तर पर हिंदी और उच्च और निम्न स्तर पर अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्रों में निम्नलिखित में से एक भाषा अन्य का जो है वो चयन किया जाएगा: मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नंबर दूसरा अंग्रेजी उन लोगों के लिए जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, और तीसरा एक आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी के अलावा। तो इस प्रकार ये 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी। अनिवार्य विषय या मुख्य विषय, इनमें गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन केवल प्रथम 2 वर्षों के लिए, कला और शिल्प, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा। दूसरे हैं वैकल्पिक विषय जो कला और विज्ञान और के अलग होंगे। कोई भी 2 भाषाएं, आधुनिक भारतीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा और एक शास्त्रीय भाषा। इनमें से कोई भी 3 विषयों में से एक विषय ले जाएंगे: इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के तत्व, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र के तत्व, गणित, संगीत और घरेलू विज्ञान। समूह 2 विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल, गणित, फिजियोलॉजी और हाइजीन के तत्व। जीव विज्ञान के साथ इन्हें नहीं लेना है, फिजियोलॉजी और हाइजीन के तत्व को, ठीक है। ग्रुप 3 तकनीकी, अनुप्रयुक्त गणित और ज्यामिति, इंजीनियरिंग, अनुप्रयुक्त विज्ञान, यांत्रिक इंजीनियरिंग के तत्व और विद्युत इंजीनियरिंग के तत्व। ये आपके तकनीकी रूप में पढ़ना होगा। पाठ्यक्रम में अनुसंधान के सुझाव दिए कि स्कूली शिक्षा में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग या राज्य शिक्षा संस्थान या स्कूल शिक्षा बोर्ड और शिक्षा महाविद्यालय द्वारा सेवाकालीन जो शिक्षक हैं उनको शिक्षा या प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
स्कूली शिक्षा पर प्रयोग होना, पाठ्यक्रम का जो है विविधीकरण हो, और उपलब्धि का न्यूनतम मानक परिभाषित करें। विज्ञान और गणित शिक्षा पर विशेष जोर देना चाहिए, क्योंकि ये ही जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा देते हैं। कोठारी आयोग ने पाठ्य जो पुस्तक है उनके भी दोष बताए कि जिन्होंने लिखा है उनमें लेखन में रुचि ना है और विशेषज्ञ द्वारा इन्हें नहीं लिखा गया है। नंबर दूसरा, सामग्री का जो घटिया स्तर है और पुस्तकों की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब है। लाभ के उद्देश्य से निजी प्रकाशनों को प्रकाशित किया है और पुस्तकों की जो विषय वस्तु है उसको बार बार परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे बालक जो है मिसगाइड होता है या कंफ्यूज होता है। आयोग का सुझाव था कि राज्य स्तर पर पाठ्य पुस्तकों पर जो है उस राज्य स्तर के जो पुस्तक हैं उन पर किस प्रकार से हम उनको सही करें। नंबर एक, विशेषज्ञ पैनल, विभिन्न विषयों से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन की समीक्षा और निगरानी की जाए। राज्य शिक्षा विभाग को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक के लिए स्वायत्त संगठन हो, पुस्तक लेखन में श्रेष्ठ प्रतिभाओं को जुटाएं। बिना लाभ हानि के पाठ्य पुस्तक को जो छपाई है उत्पादन है वो किया जाना चाहिए। जो पारिश्रमिक के लिए इनकी उदार नीति होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का अनुमोदन सरकार को करना चाहिए और व्यावसायिक मान्यता होनी चाहिए। पुस्तक प्रकाशन के 3 पहलुओं पर जरूर गौर करना चाहिए। नंबर एक, शैक्षणिक, इनमें शिक्षक किन्हीं विषय है और पाठ और मुद्रण किस प्रकार से किया है, और वितरण और बिक्री यानी उनका वितरण कैसे हो रहा है और उनका मूल्य वगैरह क्या है, इस पे भी सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। कोठारी कमीशन के अनुसार शिक्षण विधियां जो हैं, शिक्षण विधियों में दो हैं, एक औसत शिक्षक है और शिक्षण विधियों में अनुसंधान का अभाव है, कठोर प्रणाली है और जो पाठ्यक्रम है अति व्यस्त है। यानी ये थोड़ा सा भी कुछ छूट गया तो कोर्स पूरा नहीं होगा, कोर्स जो है अत्यधिक ज़्यादा है। शिक्षण विधियों पर सिफारिशें, जो शिक्षण विधियां हैं वो लचीली और गतिशील हों, नए तरीकों के प्रसार को प्रोत्साहित करें और इसमें नए तरीके में जो है अनियमितता और अनुनय हो, चरणबद्ध तरीके से नई पद्धति को अपनाया जाए। सेवाकालीन प्रशिक्षण जो है अभिमुखीकरण, पुनःचर्या, कार्यशाला और प्रदर्शन, पर्याप्त साहित्य हो, न्यूनतम शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जानी चाहिए। शिक्षा विभाग और आकाशवाणी के बीच समन्वय हो ताकि आकाशवाणी से भी बच्चों के कुछ कार्यक्रम आए। कक्षा का आकार जो है प्रतिबंधित होना चाहिए। एक शिक्षक पर 50 बच्चे, एक शिक्षक पर 45 बच्चे और एक शिक्षक पर 40 बच्चे, ये इसका नियम हो। यानी जो जूनियर प्राइमरी है वहाँ 1 40 और ऊपर 1 45 और इंटरमीडिएट में 1 50 और बहु कक्षा शिक्षण, शिक्षक और 5 कक्षाएं एक ही समय। आयोग ने कहा स्कूली शिक्षा और सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW कार्य अनुभव कार्य आयोग ने कहा हमें विद्यार्थियों को स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक स्थिति में उत्पादक कार्य में भागीदारी के रूप में अनुभव प्रदान करना चाहिए। राष्ट्रीय उत्पादक में से वृद्धि होगी, कड़ी मेहनत की आदत पड़ेगी, शैक्षिक उपकरण उनमें बस होंगे, सरल हस्त कार्य कराए जाएं, शिल्प कार्य सिखाया जाए और कार्यशाला के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दिया जाए। उच्च शिक्षा लक्ष्य और उद्देश्य, नई शिक्षा की खोज करें और उसका विकास करें। शिक्षा के हर क्षेत्र में अनुसंधान करके नई शिक्षा का विकास करना, सत्य की खोज के लिए कार्य करें और विद्यमान सत्यों का सत्यापन करें। सही प्रकार का नेतृत्व प्रदान करना, जीवन के हर क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता मिले, समाज को सक्षम पुरुष और महिलाएं प्रदान करना, ज्ञान के प्रसार के माध्यम से समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, मूल्य और दृष्टिकोण बच्चों का विषय ताकि उनका आगे का जीवन जो है अच्छा हो। उच्च शिक्षा में प्रवेश कैसे हो? नंबर 1, चयनात्मक प्रवेश हो, PTR के अनुसार, उपलब्ध सुविधा के अनुसार, निर्दिष्ट योग्यताओं के अनुसार और केवल सर्वश्रेष्ठ छात्र को ही अनुमति दी जानी चाहिए। आधार हो परीक्षा के अंक प्लस जन्मजात प्रतिभा। स्कूली शिक्षा के रिकॉर्ड और दक्षता को देखकर साक्षात्कार और लिखित परीक्षा के द्वारा भी प्रवेश दिया जा सकता है। विश्वविद्यालय एक प्रवेश बोर्ड बनाए और या केंद्रीय परीक्षण एजेंसियां जो यूजीसी है वो स्थापित करें जो उच्च शिक्षा के लिए बच्चों की प्रवेश परीक्षा ले सके। अंशकालिक शिक्षा
पत्राचार पाठ्यक्रम सायंकालीन महाविद्यालय से उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाएगी। कॉलेज का आकार होना चाहिए। न्यूनतम नामांकन 500 छात्र, अधिमानतः 1000 से अधिक, और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना हुआ। शिक्षा आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता सभी क्षेत्रों में होनी चाहिए और छात्रों का चयन किस प्रकार से करें, शिक्षकों का चयन और पदोन्नति, पाठ्यक्रम, शिक्षण के तरीके, अनुसंधान, इसमें उनकी पूरी तरह स्वायत्तता होनी चाहिए। और गैर शैक्षणिक व्यक्तियों को बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल व्यक्ति को, और विभाग और संकायों को भी पूर्णतः स्वायत्तता होनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समितियों में छात्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और कॉलेजों को स्वायत्तता हो और वित्तीय सहायता यूजीसी रखरखाव अनुदान करें और राज्य वित्तीय सहायता जो वित्तीय जो है वो यूजीसी के रखरखाव और अनुदान से और राज्य वित्तीय सहायता से उनका जो खर्चा है वित्तीय है सहायता राज्य को और अनुदान से मिलनी चाहिए। शिक्षा आयोग ने समाज के वंचित वर्गों को किस प्रकार से शिक्षा मिले और किस प्रकार से समानता में आए, इसका भी प्रयास करा है, इस पे भी प्रकाश डाला है। समाज के विभिन्न वर्गों में समता और समानता के लिए अनुसूचित जाति, एसटी, विशेष रूप से और पिछड़ा और सामान्य वर्ग, पीडब्ल्यू विकलांग व्यक्ति को इन शिक्षा की अलग अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि और इनको इस उद्देश्य के लिए या शिक्षा के लिए कोई व्यय नहीं करना चाहिए, कोई व्यय इनको ना करना पड़े, पूरी तरह से सरकार को इनमें पढ़ाई में मुफ्त होनी चाहिए। शिक्षण कार्मिक और उनकी स्थिति, वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। विभिन्न ग्रेडों पर कार्यरत शिक्षकों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। योग्यता, राज्य बोर्ड को शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करनी चाहिए। एनटीटी, टीजीटी, पीजीटी, सीबी, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के लिए अलग अलग प्रकार की योग्यता हो और जो भर्ती है वो विज्ञापन द्वारा करना चाहिए या चयन समिति द्वारा, साक्षात द्वारा, इंटरव्यू द्वारा शिक्षकों की भर्ती हो। फिर विभाग द्वारा चयन का अनुमोदन जरूर करना चाहिए। प्रमोशनल जो है चैनल द्वारा होना चाहिए। उच्चतर पद हो तो उसका वेतन उच्चतर होना चाहिए और अच्छी उन्नति की वृद्धि के अवसर मिलने चाहिए। शिक्षण कार्मिक और उनकी स्थिति जो है, शिक्षकों को ट्रिपल लाभ योजना मिले, काम की उनकी अच्छी स्थिति होनी चाहिए और सही माहौल मिले। और शिक्षा जो शिक्षक हैं, एक तो सेवा से पूर्व वाली जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था हो, सेवाकालीन में भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करते रहना चाहिए जिससे कि वही अपने पाठ्यक्रम का जो है अभिन्यास और पुनश्चर्या करते रहने चाहिए। उच्च पदों पर सिविल सेवा में चयन के लिए जो शिक्षक हैं उनको एक अलग अधिकार, नागरिक अधिकार प्राप्त हों। 8वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों के लिए औद्योगिक परीक्षण संस्थान पाठ्यक्रम आईटीआई में उनको प्रवेश मिले ताकि वो वैश्विक शिक्षा प्राप्त कर सकें। तकनीकी और माध्यमिक विद्यालय में टर्मिनल कोर्स शुरू होना चाहिए। बालिकाओं की शिक्षा, श्रीमती देशमुख समिति महिला शिक्षा पर ये राष्ट्रीय समिति बनी थी और सिमट हंस संहिता समिति लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम विकसित हों और श्री भक्त असलम समिति महिला शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए ये बालिकाओं के लिए जो समितियां हैं ये बैठी हैं। जो इनकी सिफारिश थी कोठारियों की, शिक्षा में लैंगिक अंतर को कम किया जाए और इन महिलाओं को, कन्याओं को विशेष सुविधाएं दी जाएं, उनका विशेष पाठ्यक्रम हो और हो सके तो अलग स्कूल और कॉलेज की उनकी एक विशेष योजना हो। कुछ स्कूल ऐसे हैं जो अलग हों और उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाए। एक विशेष उनके लिए जो मशीनरी सिस्टम वो काम करे। महिला शिक्षक नियुक्त किए जाएं और महिला शिक्षक तो अन्य आवासीय सुविधाएं और विशेष भत्ता दिया जाए और कन्याओं को पत्राचार द्वारा भी शिक्षा दी जाए। बच्चों को मार्गदर्शन और परामर्श के लिए जो शिक्षक है इसमें भी तैयारी करें। कार्यक्षेत्र है मनोविज्ञान, पाठ्यक्रम चयन में बच्चों की हेल्प हो और भविष्य की योजना उनकी हो और तैयारी में उनको जैसे सहायता मिले। सही उद्देश्य इसका होता है कि मार्गदर्शन का कि सही चुनाव करना, व्यक्तिगत और शैक्षिक समस्या में मदद होगी बच्चों की और बेहतर समायोजन होगा बच्चों का व्यक्तित्व विकास के लिए। तो इनका था कि जो शिक्षा का अभिन्न अंग हो जाए, जो काउंसलिंग है और परामर्श है, इसे शिक्षा में शामिल करना चाहिए और इसका अभिन्न अंग इसे होना चाहिए। प्राथमिक चरण में शैक्षिक वातावरण के अनुकूल होने के लिए घर से स्कूल तक जो सुगम इनका
संक्रमण हो, बच्चे जो घर से स्कूल तक सही ढंग से पहुंचे, कहीं ठहरने वाले क्षेत्र में इससे सहायता पहुंचे और प्रतिभा को पहचाना जा सके। माध्यमिक शिक्षा के लिए जो काउंसलिंग काम होता है कि सभी के लिए जो ये न्यूनतम सेवाएं हों और विशेष कर्मचारी और व्यावसायिक प्रशिक्षण और सहायक सेवाएं जैसे मार्गदर्शन सेवा में साहित्य, फिल्में, मनोवैज्ञानिक परीक्षण और अनुसंधान से वो हेल्प ले सकते हैं। और बच्चे और जो शिक्षक हैं उनको भी इनसे ट्रेंड या प्रशिक्षित होना चाहिए। कोठारी आयोग के अनुसार जो शैक्षिक प्रशासन है इसमें आएंगे राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम और परीक्षा सुधार के लिए करेगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उच्च मानक परीक्षा और राष्ट्रीय बोर्ड सलाहकार का कार्य करेंगे, राष्ट्रीय स्टाफ कॉलेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य बोर्ड स्कूल। कोठारी आयोग ने पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने बताया कि जो दोष क्या है, इनमें कर्मचारियों की कमी है और इस सेवा के लिए समय थोड़ा दिया जाता है और जो पर्यवेक्षक और निरीक्षक में योग्यता का अभाव है। प्रशासन और पर्यवेक्षण का संयोजन किस प्रकार से हो और ठीक ढंग से इनका संयोजन नहीं हो पाता, तो उन्होंने फिर इसके लिए सिफारिशें करी, अनुशंसाएं करी। राज्य शिक्षा विभाग एजेंसी बनाए जिसमें जिले में निरीक्षक का अपग्रेड स्टील हो और उच्च योग्यता प्राप्त एवं विशेष कार्मिकों की भर्ती हो। पर्यवेक्षी कर्मचारियों की जो पर्यवेक्षण करें उन कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि किया जाए। पर्यवेक्षण में महिलाओं को भी शामिल किया जाए और जो शक्तियां हैं उनका प्रत्यायोजन भी किया जाए। जिला शिक्षा अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाए। वार्षिक पर्यवेक्षण और निरीक्षण किया जाए। स्कूलों को जो मान्यता है उन स्कूलों को मान्यता जाए और वित्तीय निरीक्षण और अभिलेखन का पर्यवेक्षण या निरीक्षण अलग ढंग से किया जाए त्रिस्तरीय में। बच्चों को नैतिक एवं मूल्य शिक्षा दी जाए, धर्म की सच्ची भावनाओं में विकसित करें। नई पीढ़ी में सामाजिक, नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और विशेष अवधि स्कूल में बच्चों को मिलनी चाहिए इसके लिए और टाइम टेबल में भी विशेष प्रावधान होना चाहिए कि इतने समय नैतिक एवं मूल्य शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। शिक्षा का नया पैटर्न। डॉक्टर टी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में गठित कोठारी आयोग ने शिक्षा के लिए 10+2+3 पैटर्न की सिफारिश की थी। इस पैटर्न के मुताबिक शिक्षा का मॉडल इस प्रकार है: सामान्य शिक्षा के लिए 10 साल, उच्च शिक्षा के लिए 2 साल और डिग्री के लिए 3 साल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोठारी आयोग की बहुत सारी जो सिफारिशें थी अपने में यूनिक थी, अलग थी। जैसे सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता और समाजवाद को बढ़ावा देना, हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर अपनाना, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया है, नैतिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना, स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में देना प्रथम बार कहा गया है और प्राथमिक स्तर पर दिव्यांग भोजन की व्यवस्था करना, ये भी, और दिव्यांगों की शिक्षा को बढ़ावा देना और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में भी सर्वप्रथम कोठारी आयोग ने बल दिया है। तो इस प्रकार से देखेंगे कोठारी कमीशन को इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहा जाता है क्योंकि यह अपने में यूनिक था। इसने पूरी शिक्षा के सभी क्षेत्रों पर प्रकाश डाला था, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, प्री स्कूल से लेके विश्वविद्यालय स्तर तक इन्हें अपना राय, अपनी सिफारिशें दी हैं और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक चीज़ उन्होंने और कहते कि जो सरकार है उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी चाहिए। कोठारी कमीशन के सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है।